प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। पिछले व्याख्यान में हमने महाकवि नागार्जुन जी की दो कविताओं का अध्ययन किया था। यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ये दोनों कविताएं आपकी 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के छठे अध्याय में निहित हैं। दंतुरित मुस्कान में कवि ने बच्चे की मुस्कान की तुलना कमल से अथवा शेफालिका के फूल की कोमलता से की थी। कवि ने कहना चाहा था कि बच्चे की कोमल मुस्कान के सामने कठोर हृदय वाले प्राणी भी या हृदयहीन प्राणी भी दयावान या विनम्र या संवेदनशील हो उठते हैं। उनके अंदर भी कोमलता का संचार हो सकता है। फसल कविता में कवि ने यह कहना चाहा था कि फसल किसी एक वस्तु या व्यक्ति के सहयोग से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि अनेक नदियों का पानी, अनेक खेतों की उर्वरा मिट्टी, अनेक मजदूरों के हाथों का परिश्रम, किसानों का परिश्रम, उसके साथ साथ सूरज की किरणें और वायु हवा के प्रभाव से, उसके लगने से फसल उत्पन्न होती है। आइए इन कविताओं के प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। इनके प्रश्नोत्तरों में क्या कहना चाहा, क्या पूछना चाहा है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थात बच्चे की दो दांतों वाली जो कोमल मुस्कान है, उसको देखकर कवि क्या सोचता है, कैसे उसका मन प्रभावित होता है, यह पूछना चाहा है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मानो बच्चे के धूल भरे जो अंग हैं वो इतने सुंदर हैं कि जैसे तालाब कमल में से निकल करके झोपड़ी में आकर के खिल गए हों। अर्थात बच्चे के कोमल अंगों की तुलना कवि ने यहाँ कमल से की है। कवि ने बताना चाहा है कि बच्चे की कोमल मुस्कान को देखकर कठोर हृदयहीन व्यक्ति या कुटिल प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी कोमल हृदय वाले, कोमल मन वाले, दया की भावना वाले हो सकते हैं। उनमें भी संवेदना का संचार हो सकता है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? देखिए, बच्चा अबोध होता है। उसे संसार के छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या आदि का कोई बोध नहीं होता। बच्चा अपनी मुस्कान में स्वाभाविकता रखता है, या हम कह सकते हैं कि उसकी मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। बच्चा जब मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान में कोई भेद या किसी के प्रति कोई प्रेम या द्वेष की भावना नहीं होती। हाँ, कुछ प्रेम अपनों के प्रति अवश्य हो सकता है। तो लेकिन बड़ा व्यक्ति जब मुस्कुराता है ना, तो उसकी मुस्कान कुटिल भी हो सकती है। वह किसी को दुखी करने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए, अथवा किसी व्यक्ति से भेदभाव की भावना व्यक्त करने के लिए भी मुस्कुरा सकता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि बच्चा जब मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। किसी के प्रति वैर आदि की, द्वेषता की या व्यंग की भावना उसमें नहीं होती। यदि बड़ा व्यक्ति मुस्कुराता है तो आवश्यक नहीं है कि उसकी मुस्कान स्वाभाविक हो या वह किसी से प्रेम करने के लिए मुस्कुरा रहा हो। उसकी मुस्कान में कुटिलता, व्यंग अथवा किसी को खिल्ली उड़ाने का या किसी को तंग करने का भाव भी हो सकता है, क्योंकि बड़े की मुस्कान बच्चे की मुस्कान की तरह स्वाभाविक नहीं होती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? बिंब और प्रतीक साहित्य के महत्वपूर्ण पहलू हैं। कई बार कवि कुछ वस्तुओं की चर्चा करके उसी के समान दूसरी किन्हीं तथ्यों की ओर संकेत करना चाहता है। जैसे इस कविता में कवि ने सबसे पहले बालक के कोमल अंगों को तालाब में खिलने वाले कमल के समान बताया। ये उपमा की बात थी, ये तुलना की बात थी। किंतु कवि ने अपनी इसी यह दंतुरित मुस्कान कविता में ही एक स्थान पर कठिन पाषाण की चर्चा की है। यहाँ पाषाण का बिंब का जो प्रयोग किया है वो उन व्यक्तियों के लिए किया है जो पत्थर के समान कठोर हृदय वाले हैं। कवि कहना चाहता है कि बालक की कोमल मुस्कान को देख करके
पत्थर के समान कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी दयावान हो सकते हैं। इसके साथ साथ कवि ने आगे चल करके बांस और बबूल के प्रतीकों का प्रयोग भी किया है। कवि यह बिंब बनाना चाहता है कि बांस के समान हृदयहीन व्यक्ति और बबूल के समान कुटिल चुभने वाले, सबको तंग करने वाले व्यक्ति भी शेफालिका की फूल की तरह से कोमल हो सकते हैं। अतः पाषाण, बांस और बबूल आदि बिंबों का प्रयोग करके, या फिर हम कहें कि कमल के फूल के बिंब का प्रयोग करके कवि ने बालक के कोमल अंगों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको दर्शाया है। आगामी प्रश्न है, कवि ने बच्चे की भाव स्पष्ट कीजिए। भाव शब्द का अर्थ है कि जिस वाक्य को या जिस कविता को हम पढ़ रहे हैं, उस कविता को पढ़ करके हमारे अंदर उसके शब्दार्थ से अलग हट करके कौन सा भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि कविता में शब्दार्थ के नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है। कविता का सरलार्थ अलग होता है, उसका भावार्थ अलग होता है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात, इसका सरलार्थ है कि जलजात, दिल से उत्पन्न होने वाले कमल तालाब को छोड़कर के मेरी झोपड़ी में आ गए हैं। परंतु यह केवल इसका शब्दार्थ है, इसका भावार्थ कुछ अलग है। भावार्थ में कवि कहना चाहता है कि बालक के कोमल धूल भरे जो अंग हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो कमल के समान सुंदर, अर्थात बालक के अंगों की सुंदरता का चित्रण करते हुए कवि उनको कमल के समान कोमल और सुंदर बताना चाहता है। यह इसका भाव है। आगामी पंक्ति है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इस पंक्ति में इसका शब्दार्थ है कि यदि तुमसे बांस और बबूल भी छू जाएं तो उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं, जबकि यह संभव नहीं है। कभी किसी बच्चे के छूने से बांस और बबूल में से शेफालिका के फूल झड़ते नहीं है, पर यह शब्दार्थ है, केवल भावार्थ इससे अलग हट करके है। भावार्थ में कवि ये कहना चाहता है, भावार्थ का अर्थ है कवि उसमें क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि यदि बांस के समान हृदयहीन प्राणी, क्योंकि बांस में कोई फल नहीं लगता, सूखे बांस में, और बबूल के समान चुभने वाले जो कुटिल व्यक्ति हैं, यदि वो भी बालक तुम्हारी इस मधुर मुस्कान को देख ले या तुम्हारे संपर्क में आ जाएं, तो उनके अंदर भी प्रेम के, करुणा के, दया के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। यह इसका भावार्थ है। एक रचना और अभिव्यक्ति में एक प्रश्न आता है कि बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए। हमारे विचार से जो बिल्कुल छोटा शिशु होता है वह केवल आंखें खुली रखता है, वह किसी व्यक्ति की ओर देखने का प्रयास नहीं करता। ऐसा बच्चा 1 वर्ष के पश्चात मूल रूप से कह सकते हैं कि बच्चा 1.5 या 2 वर्ष से लेकर के और 4 साढ़े 4 वर्ष तक का बच्चा है, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा होने पर बालक वो अभिव्यक्ति नहीं करता, उस प्रकार की मुद्रा नहीं होती जो कविता में दर्शाई गई है। अर्थात 2 से लेकर के 3 या अधिकतम 4 वर्ष का ही वह बच्चा है। अब एक फसल कविता आती है। देखिए, कवि के अनुसार फसल क्या है। फसल कविता में यह बताया गया है नागार्जुन के द्वारा कि फसल किस प्रकार उत्पन्न होती है। कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, अर्थात अनेक नदियों का पानी जब सम्मिलित होकर के पृथ्वी को सींचता है तब फसल उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ कवि के अनुसार लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है, अर्थात जब अनेकों हजारों लाखों हाथ मिलकर के मेहनत करते हैं मजदूरों किसानों के, तब फसल उत्पन्न होती है। परंतु इतने पर भी फसल उत्पन्न नहीं होती, उसके लिए उर्वरा मिट्टी की आवश्यकता भी होती है। अतः कवि के अनुसार अनेकों खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति का रूपांतरित रूप ही फसल है। और इसके साथ साथ कवि के अनुसार सूरज की किरणों का रूपांतर है और हवा का सिमटा हुआ संकोच है, अर्थात सूरज की किरणों के प्रकाश के बिना फसल उत्पन्न नहीं होती और न ही हवा के स्पर्श के बिना फसल उत्पन्न होती है। अर्थात
फसल अनेकों नदियों के पानी से, अनेकों खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति से, लाखों करोड़ों किसानों की मजदूरों की हाथों की मेहनत से और सूरज की किरणों के प्रकाश से और उसके साथ साथ फसल हवा के लगने से उत्पन्न होती है। इन सब का सम्मिलित रूप ही कवि के अनुसार फसल है। आगामी जो प्रश्न है वो है कि कवि ने फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? यहाँ तत्वों की बात की गई है। वे तत्व, वे प्राकृतिक तत्व जो फसल को उत्पन्न करने में सहायक हैं। देखिए, मजदूरों के हाथ, किसानों के हाथ तो फसल को काटते हैं, निकालते हैं, अनाज के रूप में लोगों घरों तक भेजते हैं, परंतु अनेकों पानी, नदियों का पानी, अनेकों खेतों की मिट्टी, सूरज की किरणें और हवा ही, वायु ही वे आवश्यक तत्व हैं जो फसल को उत्पन्न करने में सहायक है। अतः कविता में इन्हीं आवश्यक तत्वों की बात की गई है जिनके द्वारा फसल उत्पन्न होती है। प्रश्न 3 कहता है फसल कविता का कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? देखिए, हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा, यहाँ कौन से हाथ हैं? किसके हाथ हैं? किसानों के, मजदूरों के, या उन व्यक्तियों के भी जो अनाज मंडियों में फसल को बोरों में भर करके गाड़ियों में लदवाते हैं और फिर हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। उन सब की चर्चा की गई है। फसल को पृथ्वी में बोने से लेकर के और हमारे घरों तक पहुंचने में जिन जिन मजदूरों ने, किसानों ने, जिन श्रमिकों ने मेहनत की है, उन सब के उस सहयोग को कवि ने अपनी इस कविता में अभिव्यक्त किया है। कवि कहना चाहता है कि अनेकों मजदूर, अनेकों किसान, श्रमिक मिलकर के फसल को उत्पन्न करते हैं। अतः उन हाथों के स्पर्श के बिना फसल अपना वह रूप नहीं ले सकती जिस रूप में वह लोगों की थालियों में जाकर के रोटी का स्वरूप लेती है। अतः मजदूरों की, किसानों की मेहनत को व्यक्त करते हुए या उनका जो बलिदान है उसको अपनी कविता में एक गरिमापूर्ण, गौरवपूर्ण स्थान देते हुए कवि कहना चाहता है कि इन सब के प्रयासों से ये फसल उत्पन्न होती है। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि कहना चाहता है कि फसल को उत्पन्न करने में सूरज की किरणें बड़ी सहायक होती हैं। कोई भी पेड़ या पौधा सूरज के प्रकाश के बिना वृद्धि नहीं कर सकता, यहां तक कि उसका जीवन ही संभव नहीं है। जैसे मैंने कविता में बताया था, किसी अंधेरे कमरे में किसी पौधे को लगा दिया जाए तो वहां पर वो फले फूलेगा नहीं। तो यहां कहना चाहता है कि सूरज की किरणों का ही रूपांतर है फसल, अर्थात सूरज की किरणें ही जो रूप बदल करके फसल के अंदर समाई हुई हैं, उनके बिना फसल संभव नहीं है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। थिरकती हुई हवा जब फसल के पत्तों को स्पर्श करती है या हमारी फसल को स्पर्श करती है, तब वह फलती फूलती है, उसमें रंग भरता है, उसमें नया लावण्य आता है और वह वृद्धि करती है। अर्थात इसका मूल भाव यही है कि सूरज की किरणों से और हवा के स्पर्श से फसल अपने वृद्धि का कार्य करती है। आशा है आप इन प्रश्नोत्तरों को समझ गए होंगे। आगामी व्याख्यान में आगामी अध्यायों का अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ पुनः लॉकडाउन की पालना के निर्देश के साथ या आदेश के साथ या विनम्र प्रार्थना के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं। आगामी व्याख्यान में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।